हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। आई एम चेतन शर्मा। और जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक HCF LCM का, आज उसी सीरीज़ का मैं आपके लिए थर्ड जो वीडियो है वो लेके आया हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस जो हैं वो नहीं देखे तो एक बार आप प्लीज़ उनको देखें। जैसे वो आपको क्लियर होंगे उसके बाद ही आपको थर्ड जो सेशन है वो समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं जो आज का थर्ड सेशन रहेगा HCF और LCM का। देखो, HCF LCM में अभी तक हमने क्या कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं। HCF LCM हमने ये जाना कि HCF का मीनिंग क्या है, LCM का मीनिंग क्या है, या इनको निकालने के जो तरीके हैं वो बेसिकली क्या हैं। आज हम इससे जुड़े सवाल करेंगे कि किस बेसिस पे जो है HCF LCM में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं एक पहले टाइप कंडीशन लेता हूँ। टाइप जो रहेगी वो रहेगी एप्लीकेशंस ऑफ LCM, यानी LCM के बेसिस पे किस बिहाफ पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, हमें आज वो समझना है। देखो, मैं पहला एक सवाल लेता हूँ। ये पहले एक टाइप पहले कंसीडर करते हैं। टाइप आपकी रहेगी सर्कुलर रेस, यानी सर्कुलर रेस में देखो क्या रहता है। अगर मैं रेसेस की बात करूं तो रेसेस बेसिकली दो तरह से रहती है। एक होगी आपके सर्कल के राउंड और एक होगी आपके एक लाइन के राउंड, यानी एक लीनियर फॉर्म में। लीनियर रेस जो रहेगी वो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। सर्कुलर रेस जो रहेगा वो आपका HCF और LCM का पार्ट है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो क्या रहेगा। मान लेते हैं मेरे पास 3 पर्सन है, A, B और C। क्वेश्चन ये रहेगा कि ये तीनों जो हैं एक सर्कल के अराउंड रेस लगा रहे हैं और तीनों के तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। अब स्टेटमेंट में गिवन दे रहा है कि ए जो है इस सर्कल का एक राउंड लगाने में 20 सेकंड लेता है, बी 25 सेकंड लेता है और सी 30 सेकंड लेता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर तीनों ने कॉमनली एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये कितनी देर बाद फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, कि कितनी देर बाद ये फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हमें ये कंफ्यूजन न रहे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका HCF से रिलेटेड है या LCM से रिलेटेड है। एक बार एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं। जैसे अगर मैं गिवन कंडीशन की बात करूं, ए जो है इस सर्कल का एक राउंड लगाने में 20 सेकंड लेता है, और मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो हर 20 सेकंड के अंदर एक राउंड पूरा करता है, यानी फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो रहेगा 20 सेकंड पे, दूसरा राउंड जो वो कंप्लीट करेगा वो इसके 20 सेकंड बाद यानी 40 सेकंड पे, तीसरा इसी अकॉर्डिंग 60 सेकंड पे, एंड सो ऑन। अगर बी की बात करें तो बी एक राउंड लगाने में 25 सेकंड्स ले रहा है। अब जो पर्सन एक राउंड लगाने में 25 सेकंड लेता है, या मैं ये कह सकता हूं कि बी हर 25 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है, यानी इसका जो पहला राउंड रहेगा वो रहेगा 25 सेकंड पे, दूसरा राउंड रहेगा इसके 25 सेकंड बाद यानी 50 पे, तीसरा 75 एंड सो ऑन। फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ वाला हर 30 सेकंड के बाद एक राउंड पूरा कर रहा है। अब जो पर्सन हर 30 सेकंड के अंदर एक राउंड पूरा करता है तो पहला राउंड करेगा 30 सेकंड पे, दूसरा करेगा इससे 30 सेकंड बाद यानी कि 60 सेकंड पे, तीसरा 90 सेकंड पे, एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, उसने कहा मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि पहला हो। पहले का मतलब है वो नंबर जो है वो लीस्ट होगा यानी स्मॉलेस्ट होगा, सबसे पहला। और सेकंड कह रहा है कि इन्हीं का, इन तीनों नंबर्स का कोई कॉमन मल्टीपल होगा। अब मैं कहूँ ऐसा एक नंबर जो छोटे से छोटा और इन नंबर्स का मल्टीपल हो तो मैं कह सकता हूँ इनका LCM होगा। यानी इस कंडीशन में आपने करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास नंबर्स बेसिकली गिवन है उनका LCM लेना है। अब LCM लेने के लिए चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर लो, 20, 25, 30। लो जी, कोई ऐसा नंबर जिससे नंबर्स डिवाइड होते हैं 5
4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 6 ज़ा 30। अभी मैं कहूँ कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 ज़ा 4, 5, 3। अभी किसी से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, अब इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो एलसीएम रहेगा दैट विल बी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। लो अब इसको एक बार सॉल्व करें। 10 इंटू 2 20 इंटू 5 100 इंटू 3। अब सभी यूनिट अगर उसने मेरे को सेकंड्स में दिए थे तो ये यूनिट जो रहेगा वो भी आपका सेकंड्स में रहेगा। यानी इसका मतलब ये रहेगा कि वो 300 सेकंड्स के बाद एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मीट करेंगे, जो आपका आंसर रहेगा। आइए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल लेता हूं। सेकंड देखो, इस कंडीशन में वो किस फॉर्म में और क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड जो आपके पास एप्लीकेशन रहेगा एलसीएम का, वो रहेगा लाइट्स और रिंगिंग बेल्स। यानी इस कंडीशन में या तो वो आपको कुछ लाइट्स देगा या कुछ रिंगिंग बेल्स देगा जो एक साथ साउंड प्रोड्यूस करें या एक साथ लाइट प्रोड्यूस करें। जैसे मैं देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन वो ये दे रहा है, कह रहे मेरे पास 3 तरह की लाइट्स हैं और ये लाइट्स जो हैं वो फ्लैश प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं। फर्स्ट वाली जो है हर 20 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, सेकंड वन हर 30 सेकंड के बाद, और थर्ड वन हर 15 सेकंड के बाद। क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर मैंने तीनों लाइट्स को एक साथ ऑन किया तो ये कितनी देर बाद फर्स्ट टाइम फ्लैश टुगेदर। यानी ये अगर तीनों को मैंने एक साथ ऑन किया तो ये कितनी देर बाद फर्स्ट टाइम यानी पहली बार तीनों के तीनों एक साथ फ्लैश करेंगे, फ्लैश टुगेदर। अब देखो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सिमिलर सा पहले वाला केस बन रहा है कि फर्स्ट वाली अगर 20 सेकंड के बाद फ्लैश करती है और मैं कह सकता हूं कि हर 20 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, यानी पहला जो फ्लैश रहेगा वो 20 सेकंड पे ही होगा, दूसरा जो होगा वो उसके 20 सेकंड बाद यानी 40 सेकंड पे, देन 60 सेकंड, 80 सेकंड, 100 एंड सो ऑन। सेकंड की बात करूं 30 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, या मैं कहूं कि हर 30 सेकंड के बाद फ्लैश कर रही है, तो पहला फ्लैश जो होगा वो 30 सेकंड पे, दूसरा 60, तीसरा 90, 120 एंड सो ऑन। सेम अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाला जो है वो हर 15 सेकंड के बाद फ्लैश करता है, तो पहला जो फ्लैश रहेगा वो रहेगा 15 सेकंड्स पे, दूसरा इसके 15 सेकंड्स बाद 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन। अब देखो उसने मेरे को ये कहा कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस केस में पहला हो और तीनों नंबर्स का मल्टीपल हो। तो मैं ये कह सकता हूँ पहला जो तीनों नंबर्स का मल्टीपल है वो बेसिकली आपके पास 60 बन रहा है। तो 60 से अगर कोई छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है जो तीनों का मल्टीपल होगा तो इस कंडीशन में एलसीएम जो है वो 60 होगा। यानी यहाँ भी आपके पास सेम कंडीशन रहेगी कि मुझे इन्हीं तीनों नंबर्स का बेसिकली एलसीएम लेना है। अब 20, 30 और 15 के अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो वो 60 सेकंड आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 60 सेकंड्स के बाद एक साथ फ्लैश करेंगी। यानी अगर आपसे वो सवाल ये पूछता है कि वो कितनी देर बाद फर्स्ट टाइम फ्लैश करेंगे एक साथ, तो मेरा आंसर रहेगा 60 सेकंड्स। अच्छा यही क्वेश्चन देखो एक बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया। उसने क्या कहा कि इसी तरह से स्टेटमेंट था कि 3 मेरे पास बेल्स हैं या 3 लाइट हैं जो फ्लैश कर रही हैं इतने इतने टाइम बाद, और वो कितनी देर बाद फ्लैश करेंगी, बट उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट टाइम,
उसने कहा यही जो है वो कितनी देर बाद फ्लैश करेंगे, सेकेंड टाइम। अब देखो अगर मैं कहूँ कि एक साथ इन्होंने फ्लैश जो फर्स्ट टाइम किया था वो 60 सेकंड पे किया था, तो दूसरा जो रहेगा वो इसके 60 सेकंड के बाद होगा, यानी उस टाइम पे जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी 120 सेकेंड्स। अगर इसी अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट केस में कभी ऐसा पूछ ले कि मेरे को बताओ वो थर्ड टाइम कितनी देर बाद फ्लैश करेंगे, तो थर्ड टाइम का मतलब है मैं इसी के 60 सेकंड बाद तीसरा फ्लैश होगा, तो 120 में 60 ऐड करो तो कितना रहेगा, 180 सेकेंड्स। तो इसका मतलब देखो ये रहेगा कि इन केस अगर वो इस तरह से क्वेश्चन को उलझाता है तो उस कंडीशन में जो भी आपका एलसीएम होगा मुझे उसी का सेकंड और थर्ड एंड सो ऑन कोई मल्टीपल निकालना होगा, यानी जो भी वो नंबर पूछेगा कि इतने टाइम पे, सेकंड टाइम पे तो सेकंड मल्टीपल, थर्ड टाइम पे तो थर्ड मल्टीपल, यानी थर्ड टाइम जो एक साथ फ्लैश करेंगे वो आपके पास करेंगे 180 सेकेंड्स में। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। अब एक बार वीडियो को पॉज करना और एक बार उसको खुद से ट्राई करना, उसके बाद चेक करेंगे हम उसमें और क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं जुड़ा हुआ। क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा गया, कह रहा है इस बार मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि बीप यानी साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, और कितनी देर बाद साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फर्स्ट वाली जो है वो हर आधे घंटे के बाद, सेकंड वाली 1 घंटे के बाद, थर्ड वाली 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद, और लास्ट वाली 1 घंटा 45 मिनट के बाद। इस बार उसने देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश की है, और किस तरह से स्टेटमेंट पूछा, उसने ये कहा कि अगर मैंने चारों के चार को एक साथ ऑन किया, और किस टाइम पे ऑन किया, मान लेते हैं 12 बजे, कि अगर मैंने सभी के सभी को एग्जैक्टली 12 PM पे ऑन किया तो ये किस टाइम पे, यानी कि एट व्हाट टाइम दे ऑल बीप टुगेदर। यह आपको प्रीवियस पेपर्स में भी मिलेगा, एट व्हाट टाइम दे ऑल बीप टुगेदर। और उस केस में जो ऑप्शंस गिवन थे मैं एक बार उनको भी यहां बता देता हूं क्या क्या थे। ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन था, पहला ऑप्शन जो आपके पास था 12 PM, सेकंड ऑप्शन था 3 AM, थर्ड ऑप्शन था इस तरह से कुछ ऑप्शन थे, यानी ऑप्शन जो थे वो इस तरह से थे। पहला ऑप्शन था आपका 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, और लास्ट वाला 9 AM। अब देखो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा टाइम निकालना है जो इन सभी का एक साथ कॉमन मल्टीपल होगा, तो वो तो इनका तभी फाइंड आउट होगा जब आप इन चारों नंबर्स का एलसीएम करोगे। अब देखो एलसीएम लेने के लिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जो भी आपके पास यूनिट्स हैं हमें उनको सेम करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज करो, मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो है वो हाफ एन आवर, सेकेंड वाला 1 आवर, थर्ड वाला 1.5 आवर, यानी मैं कह सकता हूँ 3/2, और 1 घंटा 45 मिनट। अब देखो या तो आप इसको मिनटों को कन्वर्ट कर लो आवर्स के अंदर, अब मैं सारी वैल्यूज़ आवर्स लेके चल रहा हूँ तो मैं इसको भी आवर्स में ही कन्वर्ट करूँगा। मान लेते हैं जी 1 आवर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का मतलब है डिवाइड बाय 60 होगा, 15 3 ज़ा 4 ज़ा, यानी मैं कह सकता हूँ 3/4, यानी 1 घंटा 45 मिनट को लिख सकते हो 1 3/4, और 1 3/4 का मतलब है अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करें तो ये आपके पास बनता है 7/4। तो मुझे बेसिकली इन नंबर्स का एलसीएम लेना है,
जो भी आपका एलसीएम रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। देखो इस केस में ना अगर आप चाहो तो इन सभी नंबर्स को ना मिनट्स में लेके भी चल सकते हो, यानी फर्स्ट वाला 30 मिनट होगा, 60 मिनट होगा, 90 मिनट होगा, 105 मिनट होगा। बट अगर मैं मिनट्स में लेके जाऊंगा तो ये वैल्यूज सारी बड़ी बनेंगी जिनका एलसीएम लेने में मुश्किल होगी। अब अगर मैं यहाँ से देखो चेक करूँ ना तो आपके पास जो स्टार्टिंग टाइम था वो 12 PM था, और अगर आप ऑप्शंस की बात करो तो 12 AM, 3 AM, 6 AM और इवन 9 AM। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है ना वो सबसे कम वाली वैल्यू के अंदर भी 12 घंटों का है, और उसके बाद उससे 3 यानी 15 घंटे, उसके बाद 18 घंटे और उसके बाद 21 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सभी वैल्यूज़ जो है वो आवर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है ना तो यहाँ पे आप आवर्स में लेके चलोगे तो इवन बेहतर रहेगा, क्योंकि आंसर अगर आवर्स में आ रहा है तो दैट मीन्स अगर आवर्स का ही यूनिट ले रहे हो तो वो चीज़ अप्रोच जल्दी करेगी। लो मैं लास्ट स्टेप लेता हूँ कि अगर मुझे एलसीएम लेना है इन नंबर्स का। अब देखो एलसीएम वाले केस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का हम एचसीएफ लेते हैं। किस केस में? जब फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने से पहले हमें इन सभी वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यानी मैं ये कहूँ कि ये 3 तो फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिवाइड बाय 1 रहेगा, सो दैट आपको एचसीएफ लेना जो है वो आसान रहे। लो अगर मैं न्यूमिनेटर की बात करूँ तो न्यूमिनेटर का मेरे को एलसीएम लेना है, तो मैं ये कह सकता हूँ जी 7 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो ऐसा एक नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड करे, यानी वो 2 को भी डिवाइड करे, वो 1 को भी डिवाइड करे, 2 को भी और 4 को भी। तो मैं कह सकता हूँ 1 को अगर कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो तो 1 ही होगा, यानी इन 4 नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो आपके पास 1 होगा। अब ये सारे यूनिट अगर मैंने आवर्स में लिए थे तो यहाँ से जो ये आपका आंसर रहा वो भी आवर्स में रहा। तो मैं यहाँ से लास्ट स्टेप के लिए ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने इन सभी को एक साथ ऑन किया तो उससे 21 घंटों के बाद ये एक साथ बीप करेंगे। अब 21 घंटे देखो, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मुझे टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूँ मैंने एक साथ इनको ऑन किया 12 PM पे, तो 12 PM से ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास वॉच है, सॉरी 3। अब देखो यहाँ से अगर हम चेक करें तो एक साथ मैंने इनको ऑन किया था 12 PM पे। 12 PM से लेके अगर आप 12 AM तक की बात करो तो वो आपके 12 घंटे होते हैं, और अगर मुझे इंक्रीज़ करना है 21 घंटों का, जिसमें से मैं 12 आवर्स इंक्रीज़ कर चुका हूँ, तो अब भी मुझे फर्दर जो है वो 9 आवर्स और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। यानी 12 AM के बाद अगर 9 आवर्स और इंक्रीज़ करो तो दैट मीन्स मेरा जो आंसर रहेगा वो बेसिकली 9 AM रहेगा। 9 AM का मतलब है आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में बनता है जो आपका एलसीएम की एप्लीकेशंस होती हैं। आइए एलसीएम से जुड़ा अब एक नया सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको समझने से पहले हमने उसका कुछ बेसिक है पहले वो समझना है। पहले अच्छे से एक बार बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही उस टाइप पे हम पहुंचेंगे। तो मैं एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक लेता हूं शुरुआत में, सो दैट आपको जो है उसका बेसिक क्लियर हो और उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं सवाल ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is completely divisible by 6। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। यानी देखो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 डिजिट्स का होगा और जो कि पूरा डिवाइड होगा किससे? 6 से। अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ ना लीस्ट नंबर, यानी छोटे से छोटा नंबर जो कि 4 डिजिट्स का होगा, तो वो बेसिकली ये रहता है, यानी मैं कह सकता हूँ 1000 है, क्योंकि इससे जो पहला नंबर रहेगा वो 999 यानी वो 3 डिजिट का है। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर मेरे पास है। अब अगर मुझे ये चाहिए कि उसको डिविजिबल करना है 6 से, तो प्रोसेस देखो क्या रहता है कि जिस नंबर का डिविजिबल चाहिए हमें उसको उस वैल्यू से डिवाइड करना है और यहाँ से रिमाइंडर निकालना है। यानी अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ तो 6 इज ऑन 1, रिमाइंडर विल बी 4, नेक्स्ट इज 0, 6, 36, remainder is again 4, next is 0, 6,
36, रिमाइंडर इज 4। अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास रिमाइंडर जो बना वो यहाँ पे 4 बना। अब देखो नॉर्मली आप बुक्स में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स नज़र आएंगे। एक स्टेप को बोला जाता है इंक्लूड करना और एक स्टेप को बोला जाता है एक्सक्लूड करना। हमें किसी किसी केस में इंक्लूड करना पड़ेगा और किसी किसी केस में एक्सक्लूड करना पड़ेगा। पहले हम एक्सक्लूड समझते हैं क्योंकि इसको समझना ईजी है, तो पहले उससे शुरुआत करते हैं। देखो अगर मैं एक्सक्लूड की बात करूं तो एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को बाहर निकाल देना। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको इससे डिवाइड किया और कुछ रिमाइंडर बचा, तो ये रिमाइंडर जो बचा है वो बेसिकली इसको डिवाइड होने नहीं दे रहा। तो एक्सक्लूड वाले प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा हमें उसको निकालना पड़ेगा, यानी उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उस नंबर यानी 1000 में से इस रिमाइंडर को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो जो मेरे पास नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा आपका 6 से। यानी अगर यहाँ से नंबर जो है वो 996 बन रहा है तो 996 एक ऐसा नंबर रहेगा जो 6 से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है। बट अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, क्या इसके नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो 4 हैं, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट 4 नहीं है, तो दैट मीन्स ये गलत हुआ। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, यानी अगर मुझे किसी केस में इंक्लूड करना पड़ा। अब एक बार उसको समझते हैं। देखो इंक्लूड वाले केस को आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे 4 ना हो करके सपोज करो 6 होता। 6 का मतलब है जो डिवाइजर है उससे इक्वल होता, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ देखो हमने क्या करना है, इंक्लूड वाले प्रोसेस के अंदर उस रिमाइंडर में हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि वो बेसिकली डिवाइजर बने। तो मैं ये कह सकता हूँ मैं 4 के अंदर क्या चीज़ ऐड करूँ तो वो बेसिकली 6 बनेगा। तो 4 के अंदर अगर आप 2 ऐड करोगे तो वो 6 बनेगा। तो इंक्लूड वाला प्रोसेस ये कहता है कि उस नंबर में मुझे उस 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में जो आपका नंबर रहेगा वो रहेगा 1000 + 2 यानी 1002। एक ऐसा नंबर रहेगा जो मिनिमम 4 डिजिट्स का है और जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा आपका 6 से। देखो क्लियर है। अब इसी से जुड़ा हुआ देखो एक सवाल लेता हूं कि इसका जो लॉजिक है वो एलसीएम एचसीएफ में किस तरह से यूज होता है। मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन लेता हूं जो नेक्स्ट टाइप का रहेगा, यानी इसी से रिलेटेड। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है अगेन मुझे एक लीस्ट नंबर चाहिए और इस बार मैं ये मान लेता हूं कि वो लीस्ट नंबर जो है वो 5 डिजिट्स का मांग रहा है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। यानी इस बार मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि छोटे से छोटा हो, 5 डिजिट्स का हो और जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से, 3 से और 5 से। यानी इस केस में देखो स्पेशल पार्ट ये है कि इस बार मैं बजाय एक सिंगल नंबर लेने के मैं एक कई नंबर्स जो हैं मुझे उसके मल्टीपल चाहिए। जैसे मैं देखो एग्जांपल लेता हूँ और इसकी शुरुआत करता हूँ और समझते हैं कि ये है क्या। देखो अगर मैं बात करूं कि इस बार मुझे 5 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं कि मिनिमम 5 डिजिट का नंबर 1 के साथ 4 ज़ीरोस। अब एक छोटा सा सवाल देखो आपके माइंड में जो यहाँ बनेगा कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से पहला नंबर उठाता हूँ और इस नंबर को उसका मल्टीपल बनाता हूँ, मान लेते हैं मैंने इसको 2 से या 3 से डिवाइड किया और कुछ रिमाइंडर निकाला, इंक्लूड एक्सक्लूड का प्रोसेस लगाया और एक नंबर बना दिया। बट क्या ये ज़रूरी है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो, या क्या ये ज़रूरी है कि वही नंबर 3 से भी डिवाइड हो या वही नंबर 5 से भी डिवाइड हो? तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं रहेगा। तो इस प्रोसेस में देखो क्या करते हैं कि अगर मुझे एक से ज़्यादा नंबर्स का वो मल्टीपल चाहिए ना, तो बजाय हम इसको अकेले अकेले का नंबर का मल्टीपल बनाने के हम उस वैल्यू को इसके एलसीएम का नंबर का मल्टीपल बनाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो नंबर जो है वो इनके एलसीएम का मल्टीपल होगा तो 2, 3, 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब अगर मैं कहूँ कि 2, 3, 5 इनका एलसीएम ले तो ये कह सकते हैं कि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ से आपके पास जो एलसीएम आ रहा है वो 30 आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बजाय उन नंबर्स के इंडिविजुअल मल्टीपल बनाने का, मुझे उस नंबर को बेसिकली 30 का मल्टीपल बनाना है। अगर वो नंबर 30 से डिवाइड होगा तो दैट मीन्स 2, 3, 5 से तो होगा ही होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोसेस को। मान लेते हैं कि अगर मैं 10,000 को 30 से डिवाइड करूँ तो 30 इज ऑन 3 90। लो अगर मैं माइनस करूँ, रिमाइंडर इज 10 ऑन 3 90, रिमाइंडर इज अगेन 10, नेक्स्ट इज 0 ऑन 3 90। तो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे और रिमाइंडर की बात करो तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 10 आ रहा है। अब फिर से देखो पहले वाली चीज़ कि चाहे तो आप इस 10 को एक्सक्लूड कर दो, चाहे आप इस 10 के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड करो कि ये बेसिकली डिवाइज़र बने। डिवाइज़र का मतलब है ये 30 बने। तो अगर मैं देखो यहाँ पे एक्सक्लूड वाला प्रोसेस फिर से लगाऊंगा तो मुझे उस कंडीशन में इस 10 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं 10,000 में से 10 माइनस करूँ तो मेरे पास जो नंबर बनेगा उसके नंबर ऑफ डिजिट फिर से 4 चले जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे मैं एक्सक्लूड वाला प्रोसेस नहीं लगा सकता। आते फिर से अपने वापस इंक्लूड वाले प्रोसेस पे, मैं ये कह सकता हूँ कि 10 के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि वो 30 बने। तो 10 के अंदर अगर हम बेसिकली 20 ऐड करते हैं तो मेरा नंबर जो रहेगा वो 30 बनेगा। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे उस नंबर के अंदर बेसिकली ये वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरा उस कंडीशन में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10020। देखो क्लियर है। अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक थर्ड क्वेश्चन लेता हूं जो आपको प्रीवियस एग्जाम में मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे को एक लीस्ट नंबर चाहिए और वो भी 5 डिजिट्स का, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होगा डिविजिबल बाय 12, 15, 18। यानी मुझे अगेन एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 डिजिट्स का होगा और जो पूरी तरह डिवाइड होगा 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। अब इस कंडीशन में ना जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, मैं एक बार उनको भी यहाँ लिखता हूँ, शायद ऑप्शन से भी कुछ हेल्प मिले। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 10010। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 10020। ये आपके पास ऑप्शन है और किसी भी ऑप्शन में उसने इस केस में नन ऑफ दिस नहीं दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ऑप्शन वाइज भी सिलेक्ट करोगे ना तो हमारी एक्यूरेसी अगर अच्छी हुई तो आंसर डेफिनेटली सही आएगा। लो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रोसेस को समझते हैं। अब अगर मैं कहूँ लीस्ट नंबर जो 5 डिजिट्स का होगा, जो 12, 15, 18 से डिवाइड होगा, तो पहले तो 5 डिजिट का नंबर एज्यूम करते हैं। फिर से मुझे एक के साथ 4 जीरोज़ लेनी है। और अगर मैं कहूँ मुझे किसी नंबर का मल्टीपल या ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा, तो हम इंडिविजुअली लेंगे तो 3 अलग अलग आंसर आएंगे। तो फिर से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बजाय इनका अकेले अकेले का मल्टीपल बनाने के, मैं उस नंबर को इनके एलसीएम का मल्टीपल लेता हूँ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप देखो इसका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से एलसीएम जो बनेगा वो 180 बनेगा। ये आप ट्राई करना, एलसीएम विल बी 180। अब हमारा काम रहेगा कि उस नंबर को बजाय 12, 15, 18 के इंडिविजुअल मल्टीपल बनाने के बजाय हम उसको बेसिकली 180 का मल्टीपल बनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 180 से। 180 इज ऑन 5, 90 यानी 900। लो माइनस करोगे 100, नेक्स्ट एक और 0, अगेन ऑन 5, 900
माइनस करो तो हमारा रिमाइंडर बचा, दैट विल बी 100। अब फिर से देखो सेम सवाल रहेगा, चाहे तो आप इस 100 को एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड का मतलब है मुझे 10,000 में से 100 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और अगेन अगर आप माइनस करते हो तो नंबर जो रहेगा उसके नंबर ऑफ डिजिट जो रहेंगे दैट विल बिकम्स 4 डिजिट। तो मैं फिर से ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर सकती हो तो फिर से यहाँ पे इंक्लूड वाला प्रोसेस लगाते हैं, और मेरे को ये बताओ कि 100 में मैं क्या चीज़ प्लस करूँ कि वो 180 बने। तो आप देखोगे 100 में अगर मैं 80 ऐड करूँ तो मेरे पास जो है 180 बनता है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो दैट मीन्स 10,000 में 80 जो है मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, और हमारा आंसर रहेगा 10080। यानी अगर आप ऑप्शन वाइज चेक करो तो ऑप्शन मेरा डी आंसर जो इस कंडीशन में आंसर बन रहा है। इस सवाल को अगर हमें ऑप्शन वाइज करना हो तो अब उसको समझते हैं क्या है। देखो अगर मैं कहूँ मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 डिजिट्स का होगा और वो 12 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा, 15 से पूरी तरह डिवाइड होगा और 18 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो वैलिड हैं तो मैं उनको डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ। यानी ऐसा एक नंबर जो 12, 15, 18 तीनों से डिवाइड होगा वो आपका आंसर रहेगा। अब इसको देखो चेक करने के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको 12, 15, 18 से उन नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं हो सकता है कि वो भी आपका टाइम ज़्यादा ले जाए। तो हम देखो यहाँ एक काम कर सकते हैं कि बजाय उस नंबर को 12 से डिवाइड करने के ना हम 12 को कुछ फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 12 को, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा तो वो 3 और 4 से, यानी मैंने क्या किया 12 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया 3 और 4 में, यानी अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगा तो 12 से तो होगा ही होगा। इसी तरह से 15 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 15 का मतलब है 5 × 3, यानी अगर कोई नंबर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो 15 से होगा ही होगा। और इसी तरह से अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 को भी ब्रेक कर सकते हो 9 और 2। देखो यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शंस बन रही हैं। अगर मैं कहूँ 18 के लिए, 18 के लिए आप ये कर सकते हो कि 9 × 2 ये भी आपका 18 बनाता है, या अगर मैं कहूँ कि 6 × 3 वो भी 18 बनाता है। बट अगर आप ये देखो यहाँ पे कि आपके पास 6 तो यहाँ भी बन रहा है, 2 ये है, 3 ये है, 6 यहाँ से ही बनेगा। तो अगर आप एक डिफरेंट नंबर चुनोगे ना, इवन जो बड़ा है, तो आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर 9 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो 18 से तो होगा ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मेजॉरिटी पार्ट उठा लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 2 से तो होगा ही होगा, यानी एक तो मेरे को 4 चेक करना है। अगर मैं कहूँ कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से तो होगा ही होगा, यानी एक मुझे यहाँ से 9 चेक करना है, और इसके अलावा जो नंबर बचा दैट विल बी 5। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से जो मेजॉरिटी पार्ट आ रहा है वो आपके पास 4, 9 और 5, यानी अगर कोई नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली वो आपका आंसर जो है वो बनेगा। अब एक बार ऑप्शन वाइज देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 5 का है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 का मल्टीपल है। तो मैं ये कह सकता हूँ 0 और 5 के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो क्या आपके पास ये ऑप्शन जो है वो वैलिड है, यानी हम ऑप्शन एलिमिनेट करते चलेंगे। अगर आपके पास ऑप्शंस कम बचेंगे तो आपके आंसर जो है वो जल्दी पिक कर सकोगे। और आगे चलते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो कंप्लीट नंबर होगा। जैसे मैं कहूँ एक नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर है, और मुझे ये चेक करना है 4 का डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ मैं पूरा नंबर चेक करने के बजाय सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करूँगा। अगर 32 जो है वो 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब जैसे यही चीज़ अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन में क्या 10 का भी 4 से डिवाइड हो सकता है, एलिमिनेट हुआ। 20 डिवाइड हो सकता है तो आंसर हो सकता है, 80 डिवाइड हो सकता है तो दैट मीन्स आंसर हो सकता है, यानी अभी भी 2 ऑप्शन आपके पास बची हैं। अब लास्ट अगर मैं देखो 9 की बात करूं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर का सम जो है वो 9 से डिवाइड होगा तो वो डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं इसी केस की बात करूं और यहाँ पे नंबर्स का सम करें, सम का मतलब है 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। क्या 14 जो है वो 9 से डिवाइड होता है? अगर नहीं होता तो दैट मीन्स ये नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यही चीज़ देखो हम ऑप्शंस पे
अप्लाई करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, सेकंड ऑप्शन में 2 और 1 यानी 3। क्या 3 जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि 9 से डिवाइड ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो डेफिनेटली मेरा आंसर डी ऑप्शन ही है। और अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो सम करें तो 1 + 8 दैट विल बी 9, और 9 जो है वो 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यानी मेरा आंसर जो है वो डेफिनेटली ही डी ऑप्शन है। तो अगर आप ऑप्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा प्रोसेस जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स होगा। मैं इसी से जुड़ा देखो एक और सवाल लेता हूँ, और उस केस में अब हमने बाय कंसेप्ट नहीं जाना, उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के सहारे चलेंगे। आइए एक इसका थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे लीस्ट नंबर चाहिए जो कि 6 डिजिट्स का होगा, जो कि पूरी तरह डिविजिबल रहेगा बाय, और उसने जो नंबर्स आपको दिए हैं दैट विल बी 15, 21 एंड 28। यानी वो जो नंबर होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा, 28 से भी डिवाइड होगा। और जो उस कंडीशन में उसने ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शंस यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उसने आपको दी है 100,480। सेकंड ऑप्शन दे रहा है 100,270। थर्ड ऑप्शन गिवन है 100,380, और देन आपका लास्ट ऑप्शन है 100,340। अब देखो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं पहले के मुकाबले, एक तो मेरे पास 6 डिजिट का नंबर चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन और बढ़ेगी। और सेकंड अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, चलो वैसे एलसीएम लेना यहाँ पे आसान आ रहा है, पर फिर भी आप एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। अब इस केस को बजाय ऑप्शन से या बजाय मैं कंसेप्ट से करने के, हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से उठाते हैं। अब अगर मैं देखो ये कहूँ कि नंबर्स बड़े हैं जिनका हम शायद टेबल पे नहीं जानते होंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, बजाय बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने के इनको छोटे नंबरों में फैक्टराइज करते हैं। जैसे अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 का मतलब है कोई नंबर अगर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो 15 से होगा ही होगा। और यही चीज़ अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 का मतलब है 7 और 3, यानी अगर कोई नंबर 7 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो 21 से होगा ही होगा। और इसी तरह से अगर मैं 28 को ब्रेक करूं तो ये बनेगा आपके पास 7 × 4। अब फटाफट से यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट उठा लेते हैं, यानी एक तो मुझे यहाँ पे नंबर जो नज़र आ रहा है वो 7 नज़र आ रहा है कि मुझे उसको 7 का मल्टीपल बनाना है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा 3 तो कॉमन ही आ गया, तो एक मुझे 3 चेक करना है और एक मुझे 4 चेक करना है। अब देखो सबसे आसान हमने अभी पढ़ा 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट्स, यानी अगर कोई नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते तो वो एलिमिनेट होगा। 80 की बात करो तो 4 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो आंसर हो सकता है। 70 की बात करूँ तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है। फिर से 80 आ गया, फिर से 40 आ गया, यानी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मेरे एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हुआ। सेकंड आते हैं, सेकंड चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है जैसे 9 का होता है, यानी अगर मेरे पास नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन वाइज देखो बात करूँ, 1 + 4 दैट विल बी 5, 5 और 8 13, और अगर मैं कहूँ 13 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हुआ। और अगर मैं देखो थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो थर्ड ऑप्शन 8 और 4 12। अब देखो 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी हो सकता है मेरा आंसर जो है वो ये रहेगा, बट एक ऑप्शन अभी पढ़े हैं तो रिस्क नहीं लेते, लास्ट वाले भी चेक करते हैं। लास्ट वाले को अगर आप सम करोगे 4 और 4 8, आप देखोगे कि 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर सीधा का सीधा आपका थर्ड ऑप्शन रहा। अब अगर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो 7 की मैं चेक ही नहीं करूँगा, दैट मीन्स वही आंसर हुआ। तो अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जल्दी भी आएगा और आप काफ़ी टाइम सेव करके
किसी और क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हो। अब ये तो था देखो पार्ट आपका एलसीएम का। अब कुछ जुड़े हुए सवाल जो हैं वो एचसीएफ लेते हैं, यानी जो आपके पास क्वेश्चन एचसीएफ के बेसिस बनेगा वो किस तरह का रहता है। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। जो टाइप रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब हम उसको समझते हैं। देखो फर्स्ट जो टाइप रहेगी उसको बोलते हैं मेजरिंग टूल। और मेजरिंग टूल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, क्या ये कह सकता हूँ मापने के लिए कोई यंत्र, मेजरिंग टूल। एग्जांपल लेता हूँ किस तरह से क्वेश्चन बन के आता है। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर ऑफ लेंथ 42 मीटर्स, 49 मीटर्स एंड 63 मीटर। यानी मेरे पास जो हैं वो 3 प्लैंक हैं, 3 पीसेस हैं, किसके, वुड के यानी टिम्बर के, जिनकी लेंथ गिवन है 42, 49 और 63, जो सभी के सभी मीटर्स में है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट possible length which measure all pieces exactly। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए इसको लिखा है कि आपको इसके वर्ड्स जो हैं वो समझ में आए कि इसमें एचसीएफ का ही यूज़ क्यों करना है। देखो अब ध्यान से एक चीज़ समझेंगे। मेरे को उसने ये कहा कि मेरे पास 3 पीसेस हैं टिम्बर के, जिनकी लेंथ आपके पास गिवन है 42 है, 49 है और 63 है। अब उसने ये कहा कि मुझे बड़े से बड़ा एक ऐसा लेंथ का स्केल चाहिए। स्केल का मतलब है जो मेजर करेगा। मुझे एक बड़ी से बड़ी लेंथ का मेजरिंग टूल चाहिए जो ऑल पीसेस को, यानी इन सभी पीसेस को एग्जैक्टली माप सके। माप का मतलब उन सबको एग्जैक्टली मापेगा, यानी उन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। यानी ऐसा एक नंबर या ऐसा एक स्केल जो है जो बड़े से बड़े लेंथ का हो, जो 42 को भी पूरी तरह से माप सकेगा, 49 को भी पूरी तरह से माप सकेगा और 63 को भी पूरी तरह से माप सकेगा। अब मैं ये कहूँ कि वो ऐसा एक नंबर जो बड़े से बड़ा हो और तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, यानी वो वैल्यू जो है वो इन सभी का डिवाइज़र भी होगा, है ना। और बड़े से बड़ा होगा तो मैं ये कह सकता हूँ हाईएस्ट होगा, कॉमन होगा और इन सब को डिवाइड करेगा, यानी डिवाइज़र होगा, यानी फैक्टर होगा। तो इस कंडीशन में आपने सिंपली तीनों नंबर्स का एचसीएफ लेना है। जो भी आपका एचसीएफ रहेगा वो आपके पास आंसर रहेगा। अब एचसीएफ लेने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इनको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज का मतलब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो ये बनता है 7 × 2 × 3, और अगर 49 की बात करूं तो ये बन रहा है आपका 7², और अगर 63 की बात करें तो ये बन रहा है 7 × 3⁻²। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है सभी के अंदर वो इंक्लूड करते हैं, और कॉमन की जो पावर लिया करते थे वो हमेशा मिनिमम। तो मैं कह सकता हूँ सभी नंबर्स के अंदर जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 7 आ रही है। और 7 की मिनिमम पावर की बात करूँ तो 7 की मिनिमम पावर जो है वो 1 ही है, यानी यहाँ पे उस स्केल की जो लेंथ रहेगी वो 7 मीटर्स की रहेगी। यानी 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है।
अगर 7 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है तो मेरा जो आंसर रहेगा वो 7 रहेगा। अब इसी से जुड़ा हुआ देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। कह रहे 3 डिफरेंट कंटेनर्स containing milk whose measurements are 403 kg, 434 kg और लास्ट उसने मेरे को दिया 465 kg और कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट measure who measure all three, who measure all three exactly। यानी जो तीनों के तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा, यानी ऐसा एक नंबर जो बेसिकली बड़े से बड़ा हो और जो तीनों को मेजर करेगा। मेजर का मतलब है वो 403 को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा, 434 को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा और वो नंबर 465 को भी डिवाइड करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा एक नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और वो बड़े से बड़ा होगा, तो डेफिनेटली मुझे इस कंडीशन में भी HCF लेना है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर ना मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी देता हूं, आपको उससे एक थोड़ा सा वे मिलेगा। जैसे मेरे पास जो यहाँ ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 kg, सेकंड ऑप्शन है 7 kg, थर्ड ऑप्शन है 31 kg और लास्ट ऑप्शन है आपका 41 kg। यानी यहाँ अगर हम चेक करें तो आपके पास फिर से नन ऑफ दिस गिवन नहीं है, उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शन दैट मीन्स आंसर मेरा इसी में से एक होगा। अब देखो इस कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा चेक करो ना, तो मेरे पास 1 है, 7 है, 31 है, 41 है। तो यहाँ बेसिकली प्राइम नंबर्स जो हैं वो मिले हैं, यानी या तो आपके पास प्राइम नंबर का आपको टेबल आता हो, जैसे 31 है या कोई 7 है, 41 है, या अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना तो हम ऑन द स्पॉट या टाइम के प्रेशर की वजह से वहाँ पे जल्दी जल्दी से इनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आंसर प्राइम नंबर की फॉर्म में बनेगा। तो देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा काम करते हैं कि अगर हम इनको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो हम एक यहाँ पे छोटा सा स्टेप लेते हैं कि जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है हम उनका डिफरेंस चेक करते हैं। अभी अगर इसका डिफरेंस निकालोगे और जो डिफरेंस बनेगा उसका HCF लोगे तो वो आपके इस HCF से एग्जैक्टली सेम होगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 403 और 434, डिफरेंस की बात करूँ तो आपका डिफरेंस 31 का है। आपको ना कुछ चीज़ें ऑप्शन वाइज भी सिलेक्ट हो जाएंगी। चलो अभी एग्जैक्ट नहीं आया और आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ 434 और 465 का डिफरेंस, तो यहाँ फिर से चेक करोगे 31 बन रहा है। अगर मैं कहूँ 403 और 465 का डिफरेंस, तो यहाँ भी आप चेक करोगे 62 बन रहा है। यानी स्टेप बेसिकली इसमें यह रहता है कि जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है हमने उन नंबर्स का डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस बनेगा उनका HCF लेना है। यानी अगर मैं एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करूँ जो 31 को भी डिवाइड करे, 31 को भी डिवाइड करे और 62 को भी डिवाइड करे और वो बड़े से बड़ा हो, तो यहाँ डेफिनेटली मेरा आंसर जो है वो 31 जो आपका आंसर रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो आपके मन में आएगा
कि हम यहाँ बेसिकली डिफरेंस क्यों ले रहे हैं या डिफरेंस का HCF क्यों ले रहे हैं, तो उसको देखो समझते हैं वो क्यों है। हमने HCF निकालने का एक मेथड तो पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, एक हमने दूसरा मेथड पढ़ा था जो डिवीज़न वाला था। अगर आप देखो डिवीज़न मेथड की बात करो ना, तो मान लेते हैं मेरे पास ये दो नंबर्स हैं और मैंने इनको डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग इनका HCF निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 403 को डिवाइड करें 434 से, तो डिवीजन का प्रोसेस ये होगा ऑन 1 403। यानी फर्स्ट केस में अगर आपने इसको सॉल्व किया ना, तो सेकंड केस के अंदर हम इसको माइनस करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बजाय या माइनस करने के बजाय मैंने यहीं पे इनका डिफरेंस लिया और जो डिफरेंस बना उनका बेसिकली नेक्स्ट केस में HCF लिया। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम चल रहा है जो डिवीजन मेथड वाला है, बस ये है कि हमने यहाँ पे समय जो है उसको बचाया है। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग पे करना चाहो तो इवन आपका आंसर जो है वो जल्दी अप्रोच होगा, हमारा टाइम काफ़ी बचेगा। आप इसी चीज़ को पहले वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई करना, यानी जो भी आपके पास नंबर्स थे, जैसे उस केस में मेरे पास नंबर क्या क्या थे, एक था आपके पास 42, एक था 49 मीटर का और एक था 63 मीटर्स का। यानी अगर मैं ऐसा एक नंबर सेलेक्ट करूं जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो चाहे तो आप सीधा HCF ले लो, या मैं इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता हूं, यानी जो इनका डिफरेंस रहेगा। अब जैसे 42 और 49 के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बेसिकली 7 आ रहा है, और अगर आप ऑप्शन वाइज चेक करो तो वहाँ 7 ऑप्शन में था। या अगर मैं कहूँ 49 और 63, तो यहाँ अगर आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस आपका 14 का है, और अगर 42 और 63 का डिफरेंस करें तो मेरे पास 21। यानी अगर मैं तीनों के अकॉर्डिंग चलूँ, मुझे एक ऐसा नंबर 7, 14 और 21 का बेसिकली HCF लेना है। तो ऐसा एक नंबर जो इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा, तो या तो वो 7 है या 7 से छोटा होगा। अब 7 अगर तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है तो उन तीनों का भी मेरा HCF 7 ही रहेगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा हमने पहले किया था कि जो भी आपके नंबर्स हैं हमने उनका डिफरेंस लेना है और उन डिफरेंस का फर्दर HCF ले लेना है। अभी तक हमने जो पढ़ा HCF LCM का, उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार सॉल्व करें और जो जो आपके आंसर रहेंगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट हमें ये क्लियर हो कि हमने कितना जो है HCF LCM को समझा है। और इसके अलावा अगर आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पूरा एक PDF मिलेगा, तो चाहे आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।